अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमारा आज का टॉपिक सिम्बियोसिस है। सिम्बियोसिस टू वर्ड्स से बना है, सिम एंड बायोसिस। सिम मीन टूगेदर और बायोसिस, बायो से है लाइफ। तो लाइफ टूगेदर इज़ नोन एज सिम्बियोसिस। मीन के जब टू ऑर्गेनिज्म आपस में एसोसिएट हो जाते हैं, आपस में मिलकर रहना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो इसको हम सिम्बियोसिस कहते हैं। मीन के दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ रहते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं और एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं, या दोनों को बेनिफिट हो रहा होता है, या एक को बेनिफिट और एक को नुकसान, या फिर एक को बेनिफिट और दूसरे को ना बेनिफिट ना नुकसान। तो इस एसोसिएशन को हम सिम्बियोसिस कहते हैं। तो इसमें पैरासिटिज़म भी आप कंसिडर कर सकते हैं कि एक को बेनिफिट हो रहा है और एक को नुकसान हो रहा है, हार्म हो रहा है, तो वो पैरासिटिज़म आ जाता है। तो बहरहाल यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं सिम्बियोसिस की। रूट नोड्यूल्स हैं, माइकोराइज़ा है। तो रूट नोड्यूल्स क्या है? लेग्यूम प्लांट्स जैसे कि पी और बीन है, इनकी रूट्स के साथ बैक्टीरिया, सिम्बियोंट बैक्टीरिया बेसिकली ये राइजोबियम होता है जो लेग्यूम प्लांट्स की रूट्स के साथ एसोसिएट हो जाता है और नोड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है रूट के ऊपर, जिसको हम रूट नोड्यूल कहते हैं। इसके अंदर रहते हुए राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो नाइट्रोजन फिक्स करता है, सॉइल के अंदर एयर से नाइट्रोजन को कैप्चर करता है और उसको सॉइल के अंदर फिक्स करता है, और फिर वो नाइट्रेट्स की फॉर्म में प्लांट्स अपटेक करते हैं और उनको यूटिलाइज़ करते हैं। तो इन रिटर्न बैक्टीरिया को फूड मिलती है, कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं फ्रॉम दी प्लांट और प्रोटेक्शन मिलती है। तो ये रूट नोड्यूल हैं। इसके अलावा माइकोराइज़ा है। ये दोनों चीज़ें आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी हुई हैं, रूट नोड्यूल भी और माइकोराइज़ा भी। माइकोराइज़ा जो है वो बेसिकली माइको फॉर फंजाई एंड राइज़ा फॉर रूट्स। तो एसोसिएशन ऑफ फंजाई विद द रूट्स ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स और हायर प्लांट्स। तो हायर प्लांट्स की रूट्स के साथ फंजाई एसोसिएशन फॉर्म कर लेता है और इस तरह उसकी हेल्प करता है। एसिडिक सॉइल में ये ज़्यादा होती है। तो पाइन, बीच, हिदर्स वगैरह ये प्लांट्स हैं जिनके साथ फंगस एसोसिएशन फॉर्म करता है। फंगस में बेसिडियोमाइसीट्स वगैरह जो हैं वो मोस्टली एसोसिएशन फॉर्म करते हैं। तो फंगस जो है वो फंगस को कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करने के लिए एक एंजाइम प्रोवाइड कर देते हैं प्लांट्स, और वो कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करता है लीफ लेटर में से और उसको एज फूड यूज़ करता है। इन रिटर्न फंगस प्लांट को मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो सिम्बियोसिस की डिफरेंट टाइप्स हैं जिसमें म्यूचुअलिज्म और कमेंसलिज्म आ जाता है। म्यूचुअलिज्म जो है बेसिकली म्यूचुअल शेयरिंग और म्यूचुअल कॉपरेशन होती है, रिलेशनशिप होता है, म्यूचुअल रिलेशनशिप जिसमें दोनों को म्यूचुअली बेनिफिट होता है। दोनों ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे के साथ एसोसिएट हैं उन दोनों को बेनिफिट हो रहा है, तो इसलिए हम इसको म्यूचुअल एसोसिएशन या म्यूचुअलिज्म कहते हैं। तो जैसे कि लाइकन्स हैं, लाइकन्स में फंगस और एल्गी जो है वो एक दूसरे के साथ एसोसिएट हो जाते हैं और एसोसिएशन फॉर्म करते हैं, जिसमें एल्गी जो फूड प्रिपेयर करता है और फंगस को फूड प्रोवाइड करता है, और इन रिटर्न फंगस जो है वो वाटर प्रोवाइड करता है एल्गी को फॉर फोटोसिंथेसिस, और इसके अलावा फंगस एल्गी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा इंसेक्ट्स और फ्लावरिंग प्लांट्स के दरमियान भी एसोसिएशन होती है। यह भी एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप होता है जिसमें इंसेक्ट्स जो है वो पोलिनेशन में हेल्प करते हैं प्लांट्स को, और इन रिटर्न इंसेक्ट्स को फूड से फ्लावर्स से नेक्टर मिल जाता है। तो ये भी एसोसिएशन है। इसके अलावा हमने ऊपर माइकोराइज़ा पढ़ा और रूट नोड्यूल्स पढ़ा, ये भी म्यूचुअलिज्म की एग्जांपल्स में आते हैं। म्यूचुअलिज्म के बाद हमारे पास आता है कमेंसलिज्म। लाइकन्स मैंने आपको पहले बता दिया। तो अब आता है कमेंसलिज्म। तो कमेंसलिज्म बेसिकली रिलेशनशिप है बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होता है और दूसरे को ना बेनिफिट होगा और ना ही नुकसान होगा। तो ये हमारे पास कमेंसलिज्म है। एग्जांपल अगर इसकी देखी जाए तो शार्क्स और उसके साथ एक स्मॉल फिश होती है रेमोरस। रेमोरस का जो माउथ होता है वो सक्कर शेप्ड होता है। तो सक्कर शेप माउथ की वजह से या उसके थ्रू ये रेमोरस जो है ये शार्क की स्किन के साथ या उसकी बॉडी सरफेस के साथ चिपक जाती है। अब शार्क जब मूव करती है तो
ये भी उसके साथ साथ मूव कर रही होती है। अब शार्क जब फीड करती है तो डिफरेंट फिशेस के ऊपर, तो उसमें कुछ स्मॉल पीसीज और पार्टिकल्स फूड के स्प्रेड हो जाते हैं वाटर के अंदर। तो उस फूड को या उन स्क्रैप्स को, फूड के स्क्रैप्स को रेमोरस उनके ऊपर फीड करती है। तो अब यहाँ पर रेमोरस को एक तो शार्क के साथ मूव करते हुए फूड भी मिल रही होती है, और इसके अलावा वो शार्क के साथ मूव करते हुए लॉन्ग डिस्टेंसेस तक ट्रैवल कर जाती है और बेटर प्लेसेस तक पहुँच जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्रेजिंग। तो ग्रेजिंग ये बेसिकली लॉन्ग में भी आ जाता होता है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ग्रेजिंग बेसिकली अगर देखा जाए तो फीडिंग ऑन ग्रासेस इज़ नोन एज ग्रेजिंग। ठीक है, यानी कि ग्रास के ऊपर जो ऑर्गेनिज्म फीड करते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को ग्रेजर्स कहा जाता है। और फूड के इस फिनोमिनन को या इस प्रोसेस को ग्रेजिंग का नाम दिया जाता है। जैसे कि रैबिट, गोट, शीप, काऊ, बफलोज, हॉर्स वगैरह ये ग्रासेस के ऊपर फीड करते हैं। तो ग्रेजिंग पास्चर लैंड्स के अंदर ग्रेजिंग की जाती है। पास्चर लैंड्स ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पर ग्रासेस होती हैं, इसको आप ग्रास लैंड इकोसिस्टम भी कह सकते हैं। इनमें हर्ब्स और शब्स होती हैं, तो ग्रासेस होते हैं, इनके ऊपर ये एनिमल्स फीड करते हैं। तो अगर एक ग्रास लैंड में या एक पास्चर लैंड में बहुत से एनिमल जो हैं वो एक ही टाइम में ग्रेजिंग कर रहे हों, तो वो बहुत ज़्यादा ग्रासेस को खा जाएंगे और उनकी रूट्स तक उनको खा जाएंगे। तो अब अगर रूट्स जो हैं वो एनिमल ग्रासेस की रूट्स अगर प्रेजेंट है सॉइल के अंदर, तो वो दोबारा ग्रो कर जाते हैं और ऐसा नेक्स्ट ग्रेजिंग के लिए वो दोबारा रेडी हो जाते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा एनिमल हो तो वो बहुत ज़्यादा ग्रासेस को खा जाते हैं और उनकी रूट्स तक उनको नीचे खा जाते हैं। और इसके अलावा वो एनिमल जब वहाँ पर ग्रास लैंड्स में मूव कर रहे होते हैं तो उनके जो हूव्स होते हैं, हूव्स खुर को कहते हैं, तो जो उनके हूव्स और खुर होते हैं उनकी वजह से ज़मीन हार्ड होना शुरू हो जाती है, सख्त होने लगती है, जिसकी वजह से वो ग्रासेस जो वो दोबारा ग्रो नहीं कर सकते। और इससे ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता ग्रास लैंड में से ग्रास ख़त्म होता चला जाता है, प्लांट्स ख़त्म होते चले जाते हैं, हर्बेशियस प्लांट्स वगैरह और ग्रासेस वगैरह। और ये जो है वो डेजर्टिफिकेशन की तरफ चला जाता है। इस सारे प्रोसेस को ओवर ग्रेजिंग कहते हैं। तो ओवर ग्रेजिंग की वजह से ज़्यादा एनिमल जो हैं वो जब किसी पास्चर लैंड में ट्रांसफ़र कर दिए जाएँ या छोड़ दिए जाएँ तो वो ग्रासेस को ज़्यादा खा जाते हैं, जिसकी वजह से जो लैंड के ऊपर से ग्रास कवर था वो ख़त्म हो जाता है। और इसके अलावा एनिमल्स के हूव्स और खुरों की वजह से ज़मीन सख्त हो जाती है, जिसकी वजह से ग्रासेस दोबारा ग्रो नहीं कर सकते। इस तरह ज़मीन जो बैरन हो जाती है और उसके ऊपर से ग्रास कवर ख़त्म हो जाता है और वो आहिस्ता आहिस्ता डेजर्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। तो ये डेजर्टिफिकेशन काज करती है। तो ये बेसिकली ओवर ग्रेजिंग का इफ़ेक्ट होता है लैंड के ऊपर। तो ग्रेजिंग और ओवर ग्रेजिंग का क्वेश्चन पेपर में आ जाता होता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आज का टॉपिक था। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।